सभी को नमस्कार। आज की सोशियोलॉजी की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा विषय जो है वो एक क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करेंगे। एक यूनिट टेस्ट है 20 मार्क्स का, जिसमें आपके फर्स्ट बुक के चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 आएंगे। कुल अंक जो है वो 20 हैं और समय इसके लिए 1 घंटा रखा गया है। प्रश्न 1 व प्रश्न 2 1 अंक के हैं, प्रश्न 3 व प्रश्न 4 2 अंक के हैं और प्रश्न 5 व प्रश्न 6 4 अंक के हैं। प्रश्न 7 जो है वो 6 अंक का है। ये आपका बिल्कुल जो बोर्ड का पैटर्न है उसके आधार पर ही बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। प्रश्न 1 है हमारा, सन 1901 में किसके निर्देशन में जनगणना हुई जिसके अंतर्गत जाति के सामाजिक अधिगम के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया गया। तो इसमें हम देखते हैं का जो उत्तर है रॉबर्ट माल्थस। हम जानते हैं ये जनगणना का सिद्धांत दिया था इन्होंने। खा हर्बर्ट रिजले। ठीक है, ये इसका आंसर हर्बर्ट रिजले, ये इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हर्बर्ट स्पेंसर एक सोशलॉजिस्ट हैं। बाबा साहब अम्बेडकर अब आप इनके बारे में अच्छे से जानते ही हैं। प्रश्न नंबर 2 है, आयु संरचना में अपेक्षाकृत छोटी आयु के वर्गों की ओर जो झुकाव पाया जाता है उसे ही कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही कहते हैं जनसंख्या लाभांश या जनसांख्यिकीय लाभांश। तो ये इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 3 है, स्त्री पुरुष अनुपात में गिरावट के कोई 2 कारण बताओ। स्त्री पुरुष अनुपात में गिरावट के जो मुख्य कारण होते हैं उसमें सबसे पहला होता है हमारा कि जो स्त्रियों की या माताओं की प्रजनन के समय पे जो मृत्यु हो जाती है वो सबसे बड़ा एक कारण है, जिसका कारण हेल्थ सर्विसेज होता है। तो पुअर हेल्थ सर्विसेज का होना जो है सबसे एक मुख्य कारण है, जिसमें मातृ मृत्यु दर बढ़ जाती है। और दूसरा जो कन्या भ्रूण हत्या होती है उसके कारण भी स्त्री पुरुष अनुपात में गिरावट हो जाती है। तो इसके ये 2 मुख्य कारण हैं। प्रश्न नंबर 4 आता है हमारा, मातृतंत्र और पितृतंत्र परिवार में कोई 2 विभिन्नताएं लिखें। तो मातृतंत्र होता है जो माता का जिसमें प्रबलता होती है। ठीक है, माता का जो होल्ड जो होता है वो ज़्यादा होता है और पिता का होल्ड कम होता है। ऐसे परिवारों को मातृतंत्र कहा जाता है, जिसमें माताओं की चलती है, सिस्टम जो होता है वो माताओं के हाथ में होता है। और पितृतंत्र के अंदर क्या होता है, जिसमें पिता का बाहुल्य होता है, पैट्रियार्कल जो सोसाइटी फैमिली होती है उसको बोलते हैं पितृतंत्र। ठीक है, यहाँ पे एक बात और समझने की है, मातृतंत्र और मातृवंशीय, ऐसे पितृतंत्र और पितृवंशीय, इन दोनों में भी एक अंतर होता है, इसको आप समझ लेंगे। प्रश्न 5 है हमारा, स्त्रियों में सामाजिक असमानता का क्या स्वरूप है। नारी आंदोलन ने अपने इतिहास के दौरान कौन कौन से मुख्य मुद्दे उठाए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीबीएसई में पूछा जा सकता है। स्त्रियों में सामाजिक असमानता का क्या स्वरूप है। तो सामाजिक असमानता का स्वरूप जो है ये कई प्रकार से है। जैसे हम देख सकते हैं कि असमानता शैक्षिक आधार पर भी है, असमानता अधिकारों के आधार पर भी है, असमानता जातिगत रूप से भी है। ठीक है, और जो असमानता है वो आर्थिक रूप से भी ये देखी गई है। ठीक है, तो ये इसके असमानता के कई स्वरूप हैं, इनको एक्सप्लेन कर लेंगे। दूसरा, नारी आंदोलन ने अपने इतिहास के दौरान कौन कौन से मुख्य मुद्दे उठाए हैं। तो नारी आंदोलनों ने मुख्य रूप से यही मुद्दे उठाए। सबसे पहले तो अधिकारों की समानता होनी चाहिए, शैक्षिक समानता होनी चाहिए और जो संपत्ति का अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार से कुछ आंदोलन जो है नारी आंदोलन के लिए चलाए गए हैं और इनमें उनको सफलता भी मिली है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण इसमें आता है हमारा पंचायती राज वाला जो संविधान संशोधन था, उसमें स्त्रियों को पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई थी। इसके बाद में आता है हमारा प्रश्न 6, जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत के बुनियादी तर्क को स्पष्ट कीजिए। जनसांख्यिकीय संक्रमण का जो सिद्धांत है वो हमने बताया था, ये इसके 3 चरण होते हैं। पहले चरण में जो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बहुत होती है, जिसमें जनसंख्या नहीं बढ़ती ज़्यादा तेजी से। तीसरा चरण होता है जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम होती है, क्योंकि समाज जो है वो विकसित होता है, सोसाइटी जो है वो डेवलप्ड होती है। इन दोनों के बीच का एक ट्रांजिशन फेज होता है जिसको हम संक्रमणकालीन सिद्धांत बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि मृत्यु दर तो कम हो जाती है लेकिन जनसंख्या जो जन्म दर होती है वो बहुत हाई बनी रहती है, जिसके कारण जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती है और जो कि जनसंख्या विस्फोट का एक कारण बनती है। भारत जो है वो लगभग 1960-70 के दशक से लेकर के अब तक जनसंख्या विस्फोट की स्थिति से गुजर रहा है। तो इसी को इसमें एक्सप्लेन करना है। 4 मार्क्स का यह आपका क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित को उदाहरण के लिए साथ परिभाषित कीजिए। तो पहला इसमें पराश्रितता अनुपात। पराश्रित किसको बोलते हैं? जो दूसरे के ऊपर आश्रित होता है। तो एक ऐसी जनसंख्या जो कि दूसरे यानी कि कर्मशील वर्ग के ऊपर आश्रित होती है उसको बोलते हैं पराश्रित। और पराश्रितता अनुपात क्या होता है कि कर्मशील लोगों के, कर्मशील वर्ग के अनुपात में पराश्रित लोग कितने हैं उसको पराश्रितता अनुपात कहा जाता है। प्रबल जाति, प्रबल जाति बोलते हैं किसी एक क्षेत्र विशेष के अंदर यदि किसी जाति की बहुलता होती है और वहाँ पर जो मुख्य रूप से दबदबा उसी जाति का होता है तो उसको प्रबल जाति कहा जाता है। जैसे कि हमने देखा था
कि आंध्र प्रदेश में बोकलिंग जाति है, ठीक है, और महाराष्ट्र में मराठी, और उसके बाद में आपका बिहार और यूपी में यादव जाति है। उसी प्रकार से राजस्थान में गुर्जर और मीणा जाति जो है वो प्रबल जाति मानी जाती है। उसके बाद में आता है फिर हमारा हकदारी की पूर्ति का अभाव। हकदारी की पूर्ति का अभाव एक सिद्धांत है जो कि एक हमारे इकोनॉमिस्ट हुए हैं भारत के, जिनका नाम है अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन ने ये हकदारी की पूर्ति का अभाव का एक सिद्धांत दिया है। इसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि जो अकाल की जो स्थिति होती है वो केवल जोग्राफिकल कंडीशंस के कारण ही नहीं होती है। अगर हमारे पास में खाद्यान्नों की संपन्नता है परंतु वो खाद्यान्न उन गरीबों तक या उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता जिनको उनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, के कारण भी लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसी को बोलते हैं हकदारी की पूर्ति का अभाव। इसके बाद में ये 3 नंबर का प्रश्न था। इसके बाद में 3 नंबर का प्रश्न है, साक्षरता किस प्रकार सामाजिक मुद्दों को सुलझाने में सहायता करती है। इसमें पॉइंट्स हो सकते हैं जैसे कि साक्षरता के कारण क्या होता है, लोग जो है वो सामाजिक मुद्दों को पहचान पाते हैं। दूसरा पॉइंट आता है इसके अंदर, जैसे वो साक्षरता के कारण क्या होता है कि जो जनता होती है वो सरकार के द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं के बारे में जान पाते हैं और उसमें उनकी सहभागिता बढ़ पाती है। तीसरा, साक्षरता के कारण वह अपनी आर्थिक स्तर को सुधारने में काफ़ी कारगर सिद्ध होती है, क्योंकि वो अलग अलग सरकारी नौकरियों में या दूसरे नौकरियों के अंदर वो जा करके अपने आर्थिक स्तर को बढ़ा सकते हैं, सामाजिक स्तर में सुधार लेकर के आ सकते हैं। इस प्रकार से साक्षरता जो है वो सामाजिक मुद्दों को सुलझाने में एक मात्र केवल सहायता ही नहीं करती है, वो एक मुख्य एक टूल है लोगों को गरीबी असमानता से बाहर निकालने के लिए। आप इनको ध्यान से समझेंगे और इसको करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।